हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से मिल सके हैं दोस्तों अपने पॉलिटिकल साइंस के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपका सोशल का जो पूरा सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आज हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक एंड लास्ट चैप्टर होता है आपके पूरे एसएसटी का भी बोलूँ अगर मेरे हिसाब से देखो तो, और अगर आपके हिसाब से देखूँ तो पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है जो है क्या, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग का भी लाइव क्लास प्रॉपर चल रहा है। हर संडे से संडे हमारा लाइव क्लास चलता है एंड हम लोग ने सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। संस्कृत, हिंदी वगैरह का जो इंपॉर्टेंट ग्रामर्स हैं उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलो बिना बकवास की स्टार्ट करते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट का मतलब क्या, देखो हमने अभी तक ना हमारे पूरे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में ये देख लिया कि भारत बना कैसे, भारत का संविधान क्या होता है, कैसे वो रेगुलेट करता है। फिर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर वगैरह की चीज़ें हमने देखी। उसके बाद फिर हमने लास्ट ही चैप्टर में देखा था क्या, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे आपने समझा था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेसिकली, एंड पार्टिसिपेशन हम उसमें किस तरीके से करते हैं अपने वोट डाल के। लेकिन इस चैप्टर में ना आपको पढ़ना क्या है कि हम डेमोक्रेसी तो ला लिए, लेकिन इस डेमोक्रेसी को बरकरार करने के लिए, यानी इस डेमोक्रेसी को बरकरार करने के लिए हमने कुछ मूवमेंट्स किए थे जिन्हें हम सोशल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा छाया रहता है, व्हाट इज सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। एंड यहाँ पे मेन एसेंस ये आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि किस तरीके से हम हमारे सोसाइटी को बनाए हैं, ना कि कोई गवर्नमेंट हम पर रूल करता है, जबकि हम गवर्नमेंट पर ही रूल करते हैं, मतलब हमारे द्वारा चुना गया जो रिप्रेजेंटेटिव है वो करता है। तो अब कैसे होता है ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब समझ गया होगा ऐसा कंट्री जिसमें जो पीपल्स हैं उनके द्वारा उनका रिप्रेजेंटेटिव चॉइस किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है। सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है, एक ऐसा टाइप ऑफ मूवमेंट एक सोसाइटी के अंदर जो परफॉर्म किया जाता है एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, ठीक है, एक सोसाइटी में, तो इसी को क्या बोला जाता है, सोशल मूवमेंट कहा जाता है। मतलब आप समझिए कोई भी मूवमेंट जब हम करते हैं, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हम अपने बोल सकते हैं हम अपने जो हमारी जो हमें चाहिए उसे फुलफिलमेंट करने के लिए, जो हमें चाहिए उसको हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, तो उसको मांगने के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, सोशल मूवमेंट, जब वो किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा किया जाता है। तो अब मैं इसका बेसिक अगर आपको कुछ एसेंस बताऊं तो यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। 3 नहीं, हम बेसिकली 2 ही पढ़ेंगे। एक है उड़ीसा का जो आपका डोंगरिया कोंड वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमको देखना है किस तरीके से कंपनी को वो लोग हटा देते हैं ट्राइबल्स पीपल। उसके बाद सेकंड वाले को हम लोग को देखना है राजस्थान में मस्टर रोल के बारे में। एंड थर्ड हमको समझना है बेसिकली वर्ल्ड वाइड सिचुएशन की सोशल मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। छोटा सा चैप्टर है, इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट मूवमेंट क्या आता है, क्या, डोंगरिया कोंड का नियामगिरी मूवमेंट। मतलब यहाँ पर उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है नियामगिरी, मतलब कि नियामगिरी हिल्स है बेसिकली। नियामगिरी नाम का कोई जिला नहीं है, लेकिन उड़ीसा में एक हिल है जिसका नाम है नियामगिरी हिल। तो नियामगिरी हिल में ही क्या रहते थे, डोंगरिया कोंड नाम के क्या रहते, ट्राइबल्स रहते थे। तो उनके द्वारा ये मूवमेंट किया गया था। अब ये मूवमेंट क्यों किया गया था एंड इसका कारण क्या था, इसको हम लोग बेसिकली समझते हैं। देखो उड़ीसा जो है ना, बेसिकली आपको पता है कि मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का बस्तर फेमस है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है उड़ीसा है उसमें बहुत ज़्यादा माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास मिनरल्स रहते हैं। तो उसी चीज़ को देखकर यहाँ पर एक नियामगिरी हिल्स है। हिल्स का मतलब होता है माउंटेन रेंजेस, मतलब छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस को हिल्स बोला जाता है। तो नियामगिरी हिल्स मिला। तो नियामगिरी हिल्स में क्या होता है ना, ये उड़ीसा के बोलते हैं साउथर्न पार्ट में होता है। तो नियामगिरी हिल्स में ना वहाँ पर बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मिलता है। बता दीजिए कि बॉक्साइट किसका ओर होता है भाई, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का ओर। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आया था शायद पिछले बार, तो ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर होता है क्या, आपका बॉक्साइट। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है वेदांता कंपनी, जो 2004 में क्या बोलते हैं, ऐसा अपील करता है कि उसने गवर्नमेंट से क्या ले लिया है, परमिशन ले लिया है। ठीक है, अभी बाद में पता चलेगा कि ये फर्जी होता है। तो वेदांता कंपनी ने ना 2004 में उसे परमिशन ले लिया। ठीक है, अब होता क्या है, 2004 में ले लिया, अब कंपनी इसके बारे में सोचती है, सब जांच पड़ताल करती है कि मुझे हाँ कहाँ पर मिलता है। अब अगले सुबह जब वो लोग 27 जनवरी 2009 को माइनिंग करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने वो देखते हैं
कि एक आदमियों की ना बहुत बड़ी लंबी चेन होती है 17 किलोमीटर तक, जो चिल्लाते रहते हैं वेदांता गो बैक स्टॉप माइनिंग इन नियामगिरी। और वही होते हैं क्या, डोंगरिया कोंड के ट्राइब्स होते हैं। तो ये जो ट्राइबल्स रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि भैया आप जाओ यहाँ से, हमें आपको माइनिंग नहीं करोगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वहाँ पे माइनिंग करोगे तो वहाँ पे पूरा जो आपका इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है ना एक ट्राइबल पीपल का, यार जानवरों के साथ घूमना, ये सब चीज़ें करना, तो वो चीज़ें ना बिगड़ जाती है। जिस कारण से वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर माइनिंग वगैरह मत करो, यहाँ से भगो करके। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें तो हुई है, अब इसके पीछे का यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या था, इसको समझिए। देखो, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा बस्तर वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा आतंकवादित पीढ़ी है, और वहाँ पर मतलब डेवलपमेंट तो नहीं के बराबर है। तो उसी तरीके से ना जो उड़ीसा है, उड़ीसा के ना साउदर्न मोस्ट पार्ट में दो जिले आते हैं जिनका नाम रहता है मलकानगिरी और कालाहांडी। मलकानगिरी सबसे साउथ में आता है और कालाहांडी उसके ऊपर में आता है। तो ये जो नीचे का जो उनके बीच का बेल्ट होता है ना, अगर मैं उड़ीसा का थोड़ा मैप बना के अगर आपको दिखा दूं तो ये उड़ीसा का मैप होता है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो जगह है इसको कालाहांडी है, ये वाला मलकानगिरी। तो ये वाला पूरा क्षेत्र है, और ये जो है इसी साथ छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बस्तर का है। तो ये इधर ना कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट चाहता था कि यहाँ डेवलपमेंट करना है। तो गवर्नमेंट को ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए क्या कर रहे थे, माइनिंग और वाला चीज़ें खोल रहे थे। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे ट्राइबल पीपल भी हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिस कारण से फिर उन्हें जो है ट्राइबल पीपल को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब ये बात चले गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला भाई, जब उसकी जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि ये चोट्टा जिसने परमिट लिया था वेदांता कंपनी ने, ये गलत परमिट लिया था, मतलब ये इलीगल था। जिसने सिर्फ यही बताया था कि ये जगह खाली, यहाँ पे कोई ट्राइबल्स नहीं, जबकि पता चलता है कि यहाँ पे ट्राइब्स हैं। इट मीन्स आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये जो है ना, ये आप इसका इन्फॉर्मेशन ही इन्फो ही एकदम रद्द हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो यहाँ पे जो दो जिले हैं उनमें 12 पंचायत होता है, कालाहांडी और मलकानगिरी के बीच में बहुत सारा गैप है, तो उसमें 12 पंचायत हैं। तो 12 पंचायतों को बोला जाता है कि अब ये आपके ऊपर है, अब क्या करो। आप वोटिंग कराते हैं कि वोट करो किसके किस ऊपर है, तो वोट करा जाता है। तो फिर जो कंपनी के अगेंस्ट आता है देन वो जो माइनिंग रहती है वो रोक दी जाती है। अब यहाँ पे व्हाट इज पेसा एक्ट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो पेसा एक्ट कुछ नहीं था, ये एक लॉ, मतलब ये एक एक्ट था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था, जिसमें जो मलकानगिरी और कालाहांडी के जो क्षेत्र है वहाँ के 12 पंचायतों को ये उनके हैंड इट ओवर कर दिया गया, मतलब उनको दे दिया गया कि अब ये आपके भरोसे कि आप माइनिंग करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने वोट किया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाट इज पेसा एक्ट, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये चीज़ें देख के समझ में आ रही होगी कि सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग, देखिए आपने डोंगरिया कोंड में देखा कि इतने सारे लोग हाथ में ऐसे चेन लगा के कि ये क्या कर रहे हैं, उनकी इक्वालिटी को शो कर रहे हैं, जिस कारण से जो इक्वालिटी होती है उनके बीच में बढ़ती है। तो सोशल मूवमेंट यही होता है कि जब बहुत सारे पीपल ना एक साथ मिल जाते हैं ना किसी ग्रुप के, और वो किसी अपने बात को मनवाने के लिए एक मूवमेंट करते हैं, उसी को सोशल मूवमेंट कहा जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब इसी से रिलेटेड ना एक सेकंड एग्जांपल भी है जो राजस्थान में है, जिसमें हमको मस्टर रोल वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे लोग जो हक की मांग करने वाले हैं वो है क्या, आपके राजस्थान के अजमेर के लोग। देखो राजस्थान के जो आपका अजमेर का एरिया है ना, आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। आप यहाँ पर देखिए कि उड़ीसा के क्षेत्र में जो हमने किया तो खैर ट्राइबल्स के लिए था, लेकिन आप जहाँ पर देखेंगे ना सोशल मूवमेंट्स वहीं आते हैं जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें अपने जो उनकी फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में पता होता है। तो ऑब्वियस है कि वो अगर उनको कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो वो अपोज में क्या करेंगे, सोशल मूवमेंट करेंगे। तो आप देखिएगा ज़्यादातर मोर्चा वगैरह आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, बंगाल, है ना, और आपके मध्य प्रदेश वगैरह में भी, नोएडा में तो बहुत दिखता है, दिल्ली, है ना, इन सब क्षेत्रों में दिखता है। बाकी छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखता, रीजन आपको पता है, एजुकेशन उतना ज़्यादा तगड़ा है नहीं, जिस कारण से यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दिखेगा भी तो ये अंबिकापुर के क्षेत्र, ठीक है, अंबिकापुर हो गया, आपका रायगढ़ हो गया, इधर ही रायपुर हो गया, इधर आपको देखने को मिलेगा। बाकी इधर तो आपको भूल ही जाइए कि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो राजस्थान के अजमेर में हुआ करता, देखो यहाँ पे होता ये है ना कि अभी भी आप देखिएगा गांव में जो रोजी मिलती है वो वुमेन्स को थोड़ी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेंस के। तो यहाँ पर भी वही हो रहा था कि यहाँ पर क्या होता था ना, डेली के जो रोजी होती थी वो 11 रुपये होती थी। अब ऑब्वियस है कि बहुत पहले की बात है, 1990s के समय का बात है, तो 11 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा होता था। तो 11 रुपये की इनको रोजी मिलती थी, एंड 11 रुपये की रोजी मिलती थी। तो यहाँ पर ना वो क्या कराते थे, मस्टर रोल में अपना नाम लिखाते थे। लेकिन यहाँ पर होता ये था, उसका जो
कर्म जो आपका मेन लीडर होता था वो चोट्टा क्या करता था, 11 रुपए का 6 रुपए लिख देता था, है ना। और मान लीजिए कोई आदमी है, किसी आदमी के नाम पर उसने पैसा लिख दिया और पता चल रहा है कि उसका जांच करने आए तो वो आदमी ही नहीं रहा, मतलब मर गया, तो उसने क्या किया, पैसा खा दिया। तो पैसा खाने के लिए वो क्या करता है, सबका पैसा काट काट के अपने खाते में या फिर पैसा काटता है। क्यों काटता है वो, ऐसा है कि आदमियों को कम पैसा बताता है, आता 11 रुपए है, लेकिन वो उसमें से 4 रुपए खा देता है और 5 बाकी पैसा जो है वो दे देता है। तो मास्टर रोल में हेर फेर कर देता है, जिस कारण इन लोगों को पसंद नहीं आता है। एंड ये लोग एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रहता है मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। और ये जो संगठन रहता है वो क्या कराती है, जन सुनवाई कराती है। मतलब ये संगठन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ से 12 किसान बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि यहाँ पे हेर फेर हो रही है, यहाँ पे गलत हो रहा है करके। तो फिर वो जो है ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में हमें आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन की का जो लॉ है वो देखने को मिलता है। तो वो तो 2005 में आया ना, अभी तो नहीं आया था। तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बात किया कि देखो भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें जो है जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है, तो आप इसके लिए कुछ करो। सेंट्रल गवर्नमेंट को के लिए ऐसा सुना। और वाकई में जब उन्होंने जांच किया तो पता चल रहा है किसी किसी के खाते में पैसे डाल रहा है वो आदमी ही नहीं है, वो आदमी का आधार कार्ड ही नहीं है, वो मर गया है, कौन जुग का मर गया है, उसका पैसा डाल दिए। ऐसा ऐसा कांड करवा लिए। तो पब्लिक हियरिंग इन्होंने करवाया, पब्लिक हियरिंग में इनको जो है सफलता मिली। लेकिन इससे भी ना इन्हें कुछ ज़्यादा एसेंस देखने को मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा भाई हमारे एरिया में तो हमने कर लिया, लेकिन ये कांड तो बहुत जगह होता था, ठीक है, तो बहुत जगह होता था। तो इन्होंने क्या किया ना, फिर और ज़्यादा मूवमेंट को आगे बढ़ाया। एंड 2005 में इसने क्या किया, आरटीआई का एक्ट लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई ये अब ये कोई भी एक ऐसा वो नहीं है, ये अब एक नेसेसरी चीज़ बन चुकी है, इसलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इन्होंने फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन को हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 13 में डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मस्टर रोल। मस्टर रोल कुछ नहीं होता, ये रजिस्टर होता है जिसमें बेसिकली उसका कच्चा चिट्ठा यानी कि उसका ऑल ओवर जो एनालिसिस होता है ना, कितना पैसा किसको देना है, वो कहाँ पर रहता है, आपके मस्टर रोल में रहता है। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, इट इज द रजिस्टर इन विच द प्राइज मनी टू द मनी टू द मनी फॉर द वेजेस लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा। तो इट इज़ द रजिस्टर इन विच वेजेस ऑफ एवरी पीजेंट्स आर इंक्लूडेड टू बी गिवन एट द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, ठीक है। तो ऐसा करके आप इसको लिख सकते हैं अपने अंग्रेजी के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया क्या इससे रिलेटेड। अब ये चैप्टर आपका मान के चलिए कि खत्म ही हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है आगे। अब पहले आप समझिए कि पब्लिक हियरिंग क्या होता है। देखो पब्लिक हियरिंग क्या होता है ना, जब हम जन सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई का मतलब क्या है, देखो एक हेड बैठा रहेगा, आपने देखा होगा ग्राम पंचायत में क्या होता है ना, वहाँ पे ग्राम सभा बैठती है, जहाँ पे जितने भी 18 ईयर्स से अबो वाले रहते हैं, देखा होगा ककरो ककरो लड़का भगा जाता है, ठीक है, कुछ लड़कियों को पकड़ के, तो वहाँ पे हम बैठते हैं और सब लोग अपना अपना राय देते हैं। हाँ बाबूजी ऐसा से ये लड़की गलत है, ये लड़का गलत है, हमारे गांव का नहीं है जी, इसको खिदारो यहाँ से ठीक है। तो ये सब कांड होते रहता है ना, तो वो बैठते हैं उसमें, फिर वैसे जन सुनो, उसी को क्या बोला जाता है, जन सुनिए यानी पब्लिक हियरिंग, कि जनता की बातों को सुनो। और जनता की बातों को कौन सुनता है, उनका मसीहा यानी कि सरपंच बैठा रहता है ना। और ज़्यादा बड़ी जन सुनवाई करोगे तो मेयर यानी कि आपका राज्य नगर क्या बोलते हैं, नगर पालिका को जो हेड होता है ना, मेयर चेयरपर्सन, वो सुनेगा जी। तो ये होता है पब्लिक हियरिंग। एंड देन आपके चैप्टर में आगे की ओर सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में क्या हो रहा था। ऑब्वियस आप लिख लोगे, और ये तो कोई बस कांड सी चीज़ है, क्या है बताओ भाई। आपको ऑब्वियसली बात पता है कि 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो भाई 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद बहुत सारे वॉर्स और भी हो रहे थे अलग अलग फ्रंट्स पर, जिस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत सारे मूवमेंट्स लाए गए। इंडिया में जापान में मूवमेंट लाया गया, उसमें बम गिरा ना हिरोशिमा नागासाकी में, फिर उसके बाद फिर उसी बम को देखकर ब्रिटेन में लाया गया कि हमारे यहाँ ना फूट जाए, इसलिए उन्होंने भी ला दिया। अमेरिका में भी बहुत सारे हुए कि आपने बम क्यों फोड़ा। तो ये सब बम वम से रिलेटेड है, तो आप उसको अपने बुक से उनके फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वैसे वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज सोशल मूवमेंट, सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन। व्हाट इज पेशा एक्ट, सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन। व्हाट इज मस्टर रोल, इनफ, ठीक है। और एक चीज और आ सकता है कि हाउ सोशल मूवमेंट अफेक्ट दी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। एंड सोशल मूवमेंट का हमारे
जो सोसाइटी में रहने का मतलब क्या इंपॉर्टेंस बनता है ये आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और ज़रा मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्या हमें मॉडल पेपर का भी लाइव क्लास लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।